ज्ञान की यात्रा में आपका स्वागत है। मैं प्रफुल्ल और आज हम किताबों की दुनिया में गहराई से उतरेंगे। तो आइए मिलकर सीखते हैं कुछ नया। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आज हम चर्चा कर रहे हैं मार्क जे डंकलमैन की दिलचस्प किताब व्हाई नथिंग वर्क्स, हु किल्ड प्रोग्रेस एंड हाउ टू ब्रिंग इट बैक पर। आज के हमारे सफर में हम इन 6 मुख्य विषयों पर गौर करेंगे। घर्षण का युग, मध्य वलय का पतन, व्यक्तिवाद और संस्थागत अंतराल, ध्रुवीकरण और नवाचार में मंदी, सूक्ष्म मंडल और विफलता, और अंत में समुदाय का पुनर्निर्माण। क्या आपको कभी घुटन महसूस होती है कि आजकल हर काम जरूरत से ज्यादा मुश्किल क्यों हो गया है? सोचिए, हम पल भर में फोन से कैब बुला लेते हैं, झट से फिल्में स्ट्रीम कर लेते हैं, लेकिन हम समय पर एक पुल नहीं बना सकते या अपने ही मोहल्ले के गड्ढे नहीं भर सकते। डंकलमैन कहते हैं कि निजी क्षेत्र की दक्षता और सार्वजनिक क्षेत्र की विफलता का यह विरोधाभास सिर्फ राजनीति की गलती नहीं है, बल्कि हमारी सामाजिक संरचना की एक गहरी बीमारी है। भाग 1, घर्षण का युग, जब व्यवस्था रुक जाती है। डंकलमैन इस दौर को घर्षण का युग कहते हैं। ये एक ऐसा समय है जहां दशकों तक बुनियादी ढांचा ठप रहता है, एजेंसियां काम के बोझ से दब जाती हैं और हमारी संस्थाएं बदलाव के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होती। ऐसा इसलिए नहीं है कि हम अचानक कम सक्षम हो गए हैं, बल्कि असली वजह यह है कि हमारी संस्थाएं उन सामाजिक आदतों पर बनी थीं जो अब पूरी तरह बदल चुकी हैं। भाग 2, मध्य वलय का पतन, समाज की एक लुप्त परत। यह इस पूरी किताब का मुख्य आधार है। डंकलमैन हमारे समाज को 3 घेरों में बांटते हैं। पहला है भीतरी घेरा, यानी हमारा परिवार और करीबी दोस्त, जिनसे हम भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं। दूसरा है बाहरी घेरा, हमारे पेशेवर और ऑनलाइन नेटवर्क, जो लेन देन पर टिके हैं। और इन दोनों के बीच आता है मध्य घेरा, हमारे पड़ोसी, स्थानीय संगठन और मोहल्ले की बैठकें। ये वो लोग हैं जो न तो हमारे बहुत करीब हैं और न ही बिल्कुल अजनबी। अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये मध्य घेरा अब टूट चुका है। और ध्यान रहे, ये कोई छोटी मोटी बात या गुजरता हुआ ट्रेंड नहीं है, बल्कि एक ऐसा ढांचागत बदलाव है जिसके गंभीर परिणाम आज हमें भुगतने पड़ रहे हैं। अतीत में ये मध्य वलय के संबंध ही थे जो भारी मतभेदों के बावजूद लोगों को एक साथ जोड़ते थे। ये अजनबियों के बीच विश्वास पैदा करते थे और हमारे नागरिक जीवन की असली रीढ़ थे। इनके बिना समाज बट जाता है और कमजोर हो जाता है। यही कारण है कि आज कोई भी प्रणाली ठीक से काम नहीं कर पा रही है। भाग 3, व्यक्तिवाद और संस्थागत अंतराल, एक कीमत पर मिली आज़ादी। 20वीं सदी में हमने व्यक्तिवाद की ओर एक बहुत बड़ा कदम बढ़ाया। हम ज्यादा यात्रा करने लगे, हमारे करियर अधिक गतिशील और विशिष्ट हो गए, लोग उपनगरों में बसने लगे और तकनीक ने हमें अपने हिसाब से अपनी दुनिया को ढालने की ताकत दे दी। कुल मिलाकर हमने समाज से ज्यादा खुद की पसंद को तरजीह देना शुरू कर दिया। इस बदलाव के अपने फायदे भी हुए। हमें अधिक व्यक्तिगत स्वतंत्रता मिली और नए अवसर सामने आए। लेकिन इसकी एक भारी कीमत भी चुकानी पड़ी। हमारी सामाजिक संरचना कमजोर हो गई। डंकलमैन अतीत का महिमा मंडन नहीं करते, लेकिन वो ये जरूर मानते हैं कि हम व्यक्तिवाद में इतने खो गए हैं कि सामूहिक रूप से काम करने की हमारी क्षमता ही खत्म हो गई है। आज एक बड़ी समस्या ये है कि हमारी पुरानी संस्थाएं, जैसे स्कूल, सरकार और एजेंसियां, एक ऐसे समाज के लिए बनी थी जहां विश्वास और सहभागिता बहुत ज्यादा थी। लेकिन आज की सच्चाई इसके उलट है। हम ज्यादा एकाकी और ध्रुवीकृत हो गए हैं। संस्थाओं की उम्मीदों और समाज की इस नई सच्चाई के बीच का ये असंतुलन ही सिस्टम की खराबी का मुख्य कारण है। भाग 4, ध्रुवीकरण और नवाचार में मंदी, संरचना कैसे विभाजन लाती है। जब बीच का घेरा गायब हो गया तो हम अपने सुरक्षित कोनों में सिमट गए। इसका नतीजा ये हुआ कि हम सिर्फ अपनों की सुनते हैं या फिर उन वैचारिक समूहों की जो बिल्कुल हमारे जैसी ही सोच रखते हैं। अतिवादों को संतुलित करने वाला वो मध्य वर्ग अब है ही नहीं। राजनीतिक पहचानें कबीलाई बन गई हैं और किसी भी तरह का समझौता अब गद्दारी लगने लगा है। ये ध्रुवीकरण कोई विचार नहीं, बल्कि हमारे इसी टूटे हुए ढांचे का परिणाम है। जरा तुलना करके देखें। 20वीं सदी में हमने विशाल राजमार्ग बनाए, बिजली ग्रिड बिछाए और अंतरिक्ष तक पहुंच गए, क्योंकि तब हमारे पास सामूहिक समन्वय की ताकत थी। लेकिन आज, जबकि डिजिटल दुनिया बहुत तेज है, हमारी भौतिक दुनिया में सब कुछ धीमा पड़ गया है। बुनियादी ढांचे और ऊर्जा परिवर्तन की परियोजनाएं ठप पड़ी हैं, क्योंकि इन्हें पूरा करने के लिए जिस सामाजिक ढांचे की जरूरत होती है वो अब गायब है।
भाग 5 सूक्ष्म मंडल और विफलता, निजी बुलबुलों में जीवन। आज हम सब अपने अपने माइक्रोस्फीयर यानी एक कस्टमाइज्ड बुलबुले में रहते हैं। हमारे पास हमारे हिसाब से सेट की गई न्यूज़ फीड और एल्गोरिथम से बने ऑनलाइन समूह हैं। ये हमें नियंत्रण का एहसास तो देता है, लेकिन साथ ही ये हमें स्थानीय समुदाय, विविध विचारों और हमारे नागरिक दायित्वों से पूरी तरह काट देता है। और यही कारण है कि स्वास्थ्य या जलवायु जैसे बड़े मुद्दों पर सुधार बार बार विफल होते हैं। यह समझना जरूरी है कि समस्या संसाधनों या विशेषज्ञता की कमी नहीं है। समस्या ये है कि समाज में वो जुड़ाव ही नहीं बचा है जो इन नीतियों को जमीनी स्तर पर लागू कर सके। जब तक लोग एक दूसरे पर और विशेषज्ञों पर भरोसा नहीं करेंगे, बेहतरीन नीतियां भी नाकाम ही साबित होंगी। भाग 6 समुदाय का पुनर्निर्माण, नवीनीकरण के लिए विजन। यह इस पूरी चर्चा का सबसे आशावादी हिस्सा है। राहत की बात यह है कि इस मध्य क्षेत्र का पुनर्निर्माण किया जा सकता है, लेकिन ये पुरानी दुनिया में लौटकर नहीं होगा। इसके बजाय समुदाय के नए रूप सामने आ रहे हैं, जैसे कोवर्किंग स्पेस, मेकर लैब, हाइब्रिड नागरिक संगठन और पड़ोस आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म। ये नए प्रयोग लोगों को फिर से जोड़ रहे हैं और सामूहिक रूप से काम करने की हमारी ताकत को वापस ला रहे हैं। समाज को पुनर्जीवित करने के लिए डंकेलमैन 5 बिंदुओं की रूपरेखा देते हैं। पहला, संस्थाओं को लचीला और सहयोगात्मक बनाना। दूसरा, संगठनों के इर्द गिर्द आधुनिक नागरिक जीवन का पुनर्निर्माण। तीसरा, नीतियों के जरिए स्थानीय भागीदारी को बढ़ावा देना। चौथा, ऐसी तकनीक का इस्तेमाल करना जो सिर्फ दर्शकों को ही नहीं बल्कि पड़ोसियों को भी जोड़े। और पांचवां, एक ऐसी संस्कृति का निर्माण करना जहां व्यक्तिगत आज़ादी और सामूहिक जिम्मेदारी में सही संतुलन हो। अंत में सबसे अहम बात यह है कि अमेरिका या किसी भी समाज की सबसे बड़ी चुनौती राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक है। वास्तविक प्रगति तभी मुमकिन है जब हम विश्वास के अदृश्य नेटवर्क के जरिए एक दूसरे से जुड़ेंगे। तो सोचने वाली बात यह है, क्या हम अपने अपने बुलबुलों से बाहर निकलकर उस विश्वास और सहयोग के ढांचे को फिर से खड़ा कर सकते हैं जिसने कभी हमें महान बनाया था? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। प्रफुल्ल के साथ ज्ञान की यात्रा में बने रहने के लिए धन्यवाद। सीखते रहिए कुछ नया।